आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे के बाद हम फिर से अपने वीडियोस को लेकर आपके सामने आए हैं और इस कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और ये टॉपिक क्लास 11th के आप लास्ट में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आज के हमारे टॉपिक में हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एक कंपैरिजन कराएंगे और इस कंपैरिजन में आपको बताएंगे किन रूल्स रेगुलेशन के आधार पर आप उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4 स्ट्रक्चर दे दिया, 5 स्ट्रक्चर दे दिया और आपको उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना होता है। तो चलिए स्ट्रेट अवे कुछ बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल्स लेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे। और इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पार्ट 1 है, आगे भी डिफरेंट पार्ट्स आते रहेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा पहला एग्जांपल आपके सामने है और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये हमने एक कंपाउंड लिया है जिसको एसीटोन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आप इस कंपाउंड पर अगर नजर डालें तो यहां पर एक C डबल बॉन्ड O आपको दिखता है। तो C डबल बॉन्ड O ये मल्टीपल बॉन्डिंग है। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो कहीं भी आप इस प्रकार का पाई बॉन्ड देखें तो वहां पर रेजोनेंस की संभावना हो सकती है। तो आखिर प्रश्न ये उठता है कि हम ये शिफ्टिंग किधर करें। हम इस पाई बॉन्ड को स्टूडेंट या तो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं या तो कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। हमने दोनों ही करके दिखाए हैं। ये स्ट्रक्चर बी और सी आप देख सकते हैं। बच्चों, जब आप स्ट्रक्चर बी की बात करते हैं तो हमने क्या किया, ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसको उठाकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट करा दिया। तो बच्चों, हमने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए और ऑक्सीजन की तरफ दिए। तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, देखिए कार्बन से दूर जाते हैं ना इस केस में, तो यहां पर उस पर प्लस आ गया। तो जिससे दूर गए उस पर नुकसान हुआ, उस पर प्लस आया। और ऑक्सीजन की तरफ गए हैं तो उसको फायदा हुआ, उस पर माइनस आया। बच्चों, ये प्लस और माइनस को हम लोग फॉर्मल चार्जेस बोलते हैं। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम होता है फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस। अब आप ये सोच सकते हैं कि हमने कार्बन पर क्यों नहीं शिफ्टिंग की। तो चलिए करके देखते हैं, फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेटर स्ट्रक्चर है। अगर स्टूडेंट आपने यही पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को देने की बजाय कार्बन को दे दिया होता तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते, तब हम उल्टी शिफ्टिंग करते। ऑक्सीजन से दूर जाते तो जिससे दूर जाएंगे उस पर प्लस आएगा और जिसके करीब आएंगे उस पर माइनस आएगा। तो आप देख सकते हैं कार्बन पर माइनस चार्ज आ चुका है और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ चुका है। तो ये जो स्ट्रक्चर बी और सी है, इसमें हम लोगों को ये सोचना है कौन सा बेटर स्ट्रक्चर है। तो आपको ध्यान रखना बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है कि माइनस चार्ज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अच्छा होता है, स्टेबल होता है, वो उसको अच्छे से बियर कर सकता है, पकड़ सकता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में यदि आप कंपैरिजन कराते हैं तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन की क्षमता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की और कार्बन की क्षमता उससे कहीं कम है। तो बेटर स्ट्रक्चर वो होगा जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, जो कि स्ट्रक्चर बी है, वो नेगेटिव चार्ज को बियर करे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहां तक हम आपको बता दें, सी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ ही नहीं करते। तो जब भी हम इस कंपाउंड, इसका नाम एसीटोन है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो हम लोग सिर्फ बी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सी नहीं करते हैं। कारण हम आपको बता रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं तो नियम यह कहता है आप उन्हीं स्ट्रक्चर्स को डिस्प्ले करें, बनाएं जो स्टेबिलिटी में एक दूसरे के या तो बराबर हो या तो आसपास हो। लेकिन ये जो सी वाला स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेबिलिटी इतनी कमजोर है कि इसको नियम के अनुसार आप बनाइए ही मत, क्योंकि इसका कोई योगदान हाइब्रिड में नहीं होता, एक्चुअल मॉलिक्यूल में नहीं होता, ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐसे ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर आपने
आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो उसको बियर नहीं करना चाहता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगले उदाहरण की तरफ हम लोग चलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पर आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर एक बात को समझें कि किस प्रकार से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये बहुत ही फेमस केस है, आपको आईआईटी जेईई में अक्सर देखने को मिलता है। तो यहां पे बच्चों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इससे डायरेक्टली एक ऐसा एटम जुड़ा है O, जिस पर कि लोन पेयर है। जब आप इस प्रकार की कंडीशन देखें कि कार्बन है, उस पर प्लस चार्ज है और उससे डायरेक्टली कोई एक ऐसा एटम, इसको हेटेरो एटम नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा हेटेरो एटम, एक ऐसा एटम वहां मौजूद है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो वहां पर रेजोनेंस की पूरी संभावना होती है। और किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। इसमें लोन पेयर जो ऑक्सीजन का है वो डोनेट हो जाता है कार्बन की तरफ। तो जब ये हम डोनेट करते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर को कार्बन की तरफ, तो बच्चों देखिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के डोनेशन से बना है। और आपको बता दें एक इंटरेस्टिंग बात यहां ऑर्बिटल्स के बारे में, किस प्रकार से यहां पे ऑर्बिटल इंटरैक्शन होता है। मतलब ये लेन देन की जो बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो कार्बन को दे रहा है, तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके पीछे और बेसिक फंडामेंटल क्या है, तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जो कार्बन होता है ना जिस पर प्लस चार्ज है, तो ये कार्बन कुछ इस प्रकार से, इस पर देखिए प्लस चार्ज हमने बनाया, इसके ऊपर एक खाली ऑर्बिटल होता है। आप बोल सकते हैं खाली घर होता है। ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के घर को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं इसके पास एक खाली एम्प्टी पी ऑर्बिटल है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस लिहाज से, इस खाली घर में आप इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो आप भरेंगे कैसे? अब ये जो इससे डायरेक्टली, अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन हमने लगा दिया और ऑक्सीजन से कोई ग्रुप जैसे CH3 जुड़ा है, इसको भी हमने लगा दिया। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है इसके पास एक फिल्ड ऑर्बिटल है। तो यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये जो लोन पेयर है इसको हम फिल्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये खाली घर और भरे घर आपस में मिल जाते हैं। ये देखिए ऐसे, तो इन दोनों में ऐसे साइड से ओवरलैप हो जाता है बच्चों। ये ऑक्सीजन का भरा घर और ये कार्बन का खाली घर, इनमें ऐसे साइड से ओवरलैप हो जाता है, तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यही बच्चों ने पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर बी में दिखाया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो आखिर इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन बेटर स्ट्रक्चर है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, जरा हम इसको एसेस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, तो देखिए यहां पर हम स्ट्रक्चर ए की पहले बात कर ले। जब बच्चों आप स्ट्रक्चर ए की बात करते हो तो क्या आप ये गौर कर रहे हो पहली चीज कि कार्बन पर प्लस चार्ज है और इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होता है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ऑक्टेट का पूरा होना, 8 इलेक्ट्रॉन को रखना। लेकिन इसके पास तो 6 ही है। चलिए काउंट करते हैं। देखिए 3 बॉन्ड है, 1 2 3, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बी की बच्चों बात करते हैं, वहां कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है और ये बहुत ही एक आरामदायक स्थिति है, एक अच्छी स्थिति है उस कार्बोकैटायन के लिए, क्योंकि ऑक्टेट उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चलिए काउंट करते हैं। तो यहां देख सकते हैं कार्बन से 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 8। तो इसका बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्टेट कंप्लीशन, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक फैक्टर हमने ये बताया। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे दिया और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। नो, प्रीवियसली भी पूरा था। जैसे देखिए प्रीवियसली 2 2 4, 2 बॉन्ड से आगे 4 इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए 2 लोन पेयर ऊपर नीचे, तो 8 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8। यहां भी बच्चों इसके 8 पूरे हैं। चलिए काउंट करते हैं। यहां से देखिए 2
एक लोन पेयर 4 और ये 2 बॉन्ड, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। और उसने जब कार्बन को दिया तो कार्बन की तो खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि उसको मिली है तो ये उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। और इसीलिए हम बोलते हैं ये जो ऑक्टेट कंप्लीटेड बी वाला स्ट्रक्चर है वो बच्चों ज्यादा स्टेबल है ए की तुलना में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग अगले अपने एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। ये हमने फिर अगला जो उदाहरण लिया है ये लिया है इसी पर आधारित कि किस प्रकार से हम लोग एक हेटेरो एटम लगाने से स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कार्बन पर प्लस चार्ज है, अभी नाइट्रोजन लगा है। प्रीवियस केस में आपने देखा होगा वहां ऑक्सीजन लगा था, इस बार ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है बच्चों। और अगेन एक खाली घर जो कार्बोकेटायन के पास है और नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर, ये भरा घर, ये लोन पेयर बच्चों इसको डोनेट हो जाता है। और जब आप इसको डोनेट कर देते हैं तो यहां एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें खुशी की बात यह है कार्बन के लिए कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और 4, 4 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और नाइट्रोजन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्लियर ऑल्सो उसका ऑक्टेट पूरा था और अभी भी पूरा। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, 4 2 8। तो स्ट्रक्चर बी यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा ए से, बिकॉज ऑक्टेट पूरा है सभी का। और एक रीजन आपको और ध्यान रखना है, बोला जाता है ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों अगर आप बी और ए में कंपैरिजन करेंगे तो यू विल नोटिस दैट बी में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, ऑक्टेट तो पूरा है ही, और क्या एडवांटेज है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है बी में ए की तुलना में। तो वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होना किस बात का प्रमाण है, किस बात का यूजफुलनेस क्या है उसकी? तो उसकी यूजफुलनेस ये है कि मान लीजिए कम्युनिटी में कुछ लोग रहते हैं, अगर उनके बीच में बॉन्ड्स ज्यादा हैं, आपस में बंधन ज्यादा है, तो वो तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हुई। तो बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, stronger is the bonding and more stable is the structure। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने एक अगला उदाहरण लिया। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये देखिए हमने एक अगला उदाहरण लिया है और यहां पर एक नहीं हमने 2-2, और यहां पर बहुत ही बेहतरीन ये सवाल है क्योंकि यहां पर हम स्ट्रक्चर्स 3 हैं, तीनों की स्टेबिलिटी में हम कंपेयर कराने वाले हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलने वाला है आपको। तो आपने बच्चों देखा अगेन एक कार्बोकेटायन आ चुका है जिसके पास प्लस चार्ज है। अब की बार एक नहीं 2-2 हेटेरो एटम है। यहां आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है और यहां नाइट्रोजन है। तो क्या एक ही से उसको राहत मिलने वाली है? नहीं, दोनों से मिलेगी। बारी बारी से आप स्ट्रक्चर बनाइए, एक बार में एक का इस्तेमाल करिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बी पहले हम देखते हैं। इसको बनाने में हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है। तो नाइट्रोजन से कुछ मत कराइएगा जब आप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन के पास बच्चों 2 लोन पेयर होते हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो एक लोन पेयर इसने इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ऐसे शेयर कर लिया। तो आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पलों में लगातार बता रहे थे। इस बॉन्डिंग से, और इसका नाम, इसको हम बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते थे। इस बातों बातों में इसका नाम भी आप ध्यान रखें। ये बैक बॉन्डिंग के एग्जांपल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक प्रकार का डेटिव बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो कोई एक ही एटम दे रहा है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन दे रहा है, अभी नाइट्रोजन भी देने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर भी। अब आप सी की बात करें तो ऑक्सीजन से तो आपने काम करवा लिया, अब बारी है नाइट्रोजन की। तो यहां बच्चों नाइट्रोजन ने अपना दिया, एक बार में एक का इस्तेमाल करेंगे। तो नाइट्रोजन ने दिया तो हमने आपको पहले ही बताया है, जिससे दूर जाएगा उस पर प्लस आएगा और जिसके पास जाएगा माइनस आएगा। तो बच्चों कार्बन के पास तो पहले ही से प्लस था, तो उसके पास जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो माइनस आता है, माइनस प्लस मिलकर 0 हो गया। तो यहां पर देखिए कार्बन पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है और अगेन कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है नाइट्रोजन की मदद से। तो आप स्ट्रक्चर बी और सी की बात करें, इनका वजन लें तो ये
बेहतर स्ट्रक्चर माने जाएंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चरों में कार्बन सैटिस्फाइड है, उसका ऑक्टेट पूरा है, ना ही सिर्फ कार्बन, सभी का ऑक्टेट पूरा है। लेकिन ए में एक प्रॉब्लम थी। ए में क्या प्रॉब्लम थी? कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं था, वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको प्रॉब्लम थी। तो आपने ये बात तो रियलाइज कर ली होगी कि जो स्ट्रक्चर बी है और स्ट्रक्चर सी है वो ज्यादा स्टेबल है ए से, क्योंकि बी और सी में ऑक्टेट पूरा है। जी हाँ। और अब बारी आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की कि विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, बी और सी। अब बी और सी में कंपैरिजन करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है बच्चों। जब आप बी और सी की बात करते हैं तो आप स्ट्रक्चर बी में जरा गौर फरमाएं। जब आप स्ट्रक्चर बी में गौर फरमाते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज दिखता है। और जब आप स्ट्रक्चर सी में देखते हैं तो आपको नाइट्रोजन में प्लस चार्ज दिखता है। तो दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, एक में नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। आपको बता दें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्यासा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन का प्यासा है। तो जो ज्यादा प्यासा है अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, उस पर प्लस चार्ज डालेंगे, उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा, वो कम स्टेबल हो जाएगा। और नाइट्रोजन की प्यास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कम है, तो जब ये दे देता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये उतना माइंड नहीं करेगा जितना कि ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा प्यासा था इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। जब ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर है वो तो एक ही बात होगी, प्लेटफॉर्म सेम हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी सेम है बी और सी में। तो आखिर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? जहां पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज है, दैट इज अ बेटर स्ट्रक्चर, वो बेटर स्ट्रक्चर है। उस लिहाज से द विनर इज सी। तो अगर आप इसमें फाइनल हायरार्की, फाइनल अपना कुछ वर्डिक्ट देना चाहते हैं तो वो ये होगा, मोस्ट स्टेबल इज सी, then will come the B and finally A। तो कमजोर पड़ ही गया क्योंकि वहां तो ऑक्टेट की ही प्रॉब्लम थी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कम थे। तो इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और बहुत ही पूछे जाने वाले सवालों में से है। चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पर हमने फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लिया है। दो एटम, फिर से हमने दो नहीं, यहां पर तीन एटम लगाए। हमने एक से स्टार्ट किया, फिर हम दो पर आए और की बार तीन है। अब देखना ये है यहां पर और क्या थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स। चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इन द मीनवाइल हम आपको सारी टेक्निकलिटीज भी समझाएंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करें बच्चों, इस स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका नाम दे दें, लेट दिस बी ए, दिस बी बी, कुछ नाम छूट गए हैं तो वो हम दे देते हैं, ये डी, ए बी सी डी स्ट्रक्चर्स हो गए। हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं अगेन एक ऐसा कार्बन है जो मारा हुआ कार्बन है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो ताक में है, कोई इसको दे दे तो देखता है कि उसके तीनों देने वाले कैसे। देखिए ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, दे सकता है, ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर है वो भी दे सकता है, क्लोरीन के ऊपर है लोन पेयर वो भी दे सकता है। तो इसकी तो बल्ले बल्ले है, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक एक करके हम तीनों से दिलवाएंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है और एक हायरार्की सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी की बात करते हैं। यहां पे बच्चों हमने क्लोरीन का एक लोन पेयर, 3 लोन पेयर थे, याद रखें यहां 3 लोन पेयर थे, हमने एक लोन पेयर इस पर डिलोकलाइज करा दिया। वो कार्बन जिसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल था चला गया। तो यहां आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब जिससे दूर गया, Cl से दूर जा रहा है, तो देखिए इसमें प्लस चार्ज आ गया और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लीजिए, 4 2 8। तो ये एक स्ट्रक्चर आया जहां पर उसको क्लोरीन ने मदद किया और ऑक्टेट पूरा हो गया। चलिए अब हम Br से मदद करवाते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर सी, यहां पर Br ने अपना लोन पेयर दिया है और अगेन Br ने क्योंकि दिया है तो प्लस चार्ज किस पर आना है? Br पर आना है। और लास्ट में हमने डी स्ट्रक्चर बनाया। अब बारी थी ऑक्सीजन की, यहां ऑक्सीजन ने दिया और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। और आपको बता दे, चाहे स्ट्रक्चर बी ले ले, चाहे सी ले ले, चाहे डी ले ले, इन सभी में बैक बॉन्डिंग हुई, इन सभी में उस कार्बोकेटायन को कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर मिले और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्टेट पूरा हुआ। तो एक बात तो तय है, जो स्ट्रक्चर ए है पहला वाला, जहां पर कार्बन पे प्लस था,
6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम थे, वो तो एक कमजोर स्ट्रक्चर है। उसकी तुलना में बी सी डी बेटर स्ट्रक्चर है, तो एक हायरार्की बनती नजर आ रही है कि ए को हमें लास्ट में रखना है। देन व्हाट अबाउट बी सी एंड डी, हाउ डू वी डिसाइड अमंग्स बी सी एंड डी, दैट वी हैव टू सी। अब बच्चों मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, ये जो कार्बन है ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं बैक बॉन्डिंग के अंतर्गत, ये तभी फ्रूटफुल होती है सबसे ज्यादा जब साइज ऑफ ऑर्बिटल्स लगभग सेम होते हैं और उनमें डिफरेंसेस कम होते हैं। तो आप एक बात समझो, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, दोनों की ऑर्बिटल सबसे क्लोज होंगे। तो उनमें जो, अब जैसे आपको हाथ मिलाना है तो आपका दूसरे आदमी का अगर साइज हाथ का बहुत बड़ा होगा तो आप अच्छे से मिला नहीं पाएंगे, और साइज आपके ही जैसा होगा तो आप बहुत अच्छे से मिला पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से ओवरलैप करता है तो बेस्ट करता है, और जैसे जैसे वो क्लोरीन की तरफ बढ़ा, तो क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो उससे उसको ओवरलैप करने में प्रॉब्लम आती है। और जब क्लोरीन से एक स्टेप और नीचे Br की तरफ आता है, वो तो और ही बड़ा हो जाता है, उसके साथ ओवरलैप करने में और समस्या आती है। तो ये जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। साइज मिसमैच जितना ज्यादा होगा उतना ये जो बैक बॉन्डिंग है, ये जो पी पाई बॉन्डिंग है, ये कमजोर होती जाएगी। तो अगर इस आधार पर आप बात करें और इस आधार पर आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, तो हम समझ गए कि जो डी स्ट्रक्चर है वो सबसे मजबूत पी पाई बॉन्डिंग होगा, तो सबसे बेटर स्ट्रक्चर होगा डी, और डी के बाद नंबर आता है किसका, क्लोरीन वाले का, दैट इज बी, और बी के बाद आता है सी। बी और सी में कैसे डिसाइड किए, क्लोरीन छोटा है, Br बड़ा है, तो क्लोरीन का बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगा Br की तुलना में। और फाइनली आता है ए वाला, क्योंकि वहां पर तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं थी, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट था। तो ये सारे फैक्टर्स को लेकर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हमने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए ये बैक बॉन्डिंग के आधार पर, तो इसमें हमने ये जो एग्जांपल दिया ये तो साइज पर आधारित था, किस प्रकार से साइज कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और हम आपको एग्जांपल देंगे इसी साइज के ऊपर कि कैसे साइज मिसमैच जब होता है तो बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको देते हैं, और वो रही है। यहां पर बच्चों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हैं, यहां पर हमने 3 डिफरेंट कंपाउंड्स लिए हैं, और ये बहुत ही फेमस कंपाउंड्स हैं, काफी क्वेश्चंस इस पर आते हैं। BF3, BBr3 और BCl3, हमने 3 कंपाउंड लिए और तीनों के हमने 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। आप देख सकते हैं इसका एक स्ट्रक्चर और दूसरा और तीसरा। इन स्ट्रक्चर में आपको बता दें कि जब आप BF3 की बात करते हैं तो BF3 आपको बता दें नॉर्मल इस प्रकार से आप लिखते हैं 3 बॉन्ड होता है, और इसकी खास बात क्या है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, 3 2 6। और आपको बता दें कार्बोकेटायन की तरह बोरॉन के पास भी एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, और फ्लोरीन के पास तीनों फ्लोरीन के पास, सारे हैलोजेंस के पास इनफैक्ट 3-3 लोन पेयर होता है। तो यहां से आप बिल्कुल बड़ी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है, भरा घर है, इस खाली घर के साथ ओवरलैप कर सकता है बैक बॉन्डिंग के अंतर्गत, और ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है उस खाली घर में, और इस प्रकार का देखिए पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। फ्लोरीन पे देखिए प्लस क्यों आया, हमने आपको पहले ही बताया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे प्लस आता है। अब बोरॉन पर माइनस कैसे आया, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे माइनस आता है। तो आप देखिए यहां पे पी पाई बॉन्डिंग हुई। ऐसे ही केस बच्चों आप Cl के साथ भी करा सकते हो, Br के साथ भी करा सकते हो, क्योंकि Cl के पास भी लोन पेयर है देने के लिए, Br के पास भी है लोन पेयर देने के लिए। तो तीनों ने दिए और ये 3 स्ट्रक्चर बने। तीनों में ही आप देखेंगे बोरॉन का ऑक्टेट पूरा है। चलिए कोई एक ले लेते हैं, जैसे हमने ये वाला सेकंड स्ट्रक्चर लिया, बोरॉन से 4 बॉन्ड है, आप देख सकते हैं काउंट करके 4। आप स्ट्रक्चर 3 ले लीजिए, वहां भी 4 बॉन्ड है, स्ट्रक्चर 1 ले लीजिए, वहां भी 4 बॉन्ड है। ऑक्टेट तो सभी में पूरा है, और हैलोजेंस का भी ऑक्टेट पूरा है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द ऑक्टेट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द साइजेस ऑफ द ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन बोरॉन की पीरियड का है,
तो वहां पर साइज का जो मिसमैच होगा वो मिनिमम होगा। और जैसे ही आप फ्लोरीन से क्लोरीन जाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा, बोरॉन को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जहां क्लोरीन से आप ब्रोमीन गए साइज और बड़ा हो गया, बोरॉन को लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है ओवरलैप करने में, तो पी पाई उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की बात कर ले तो सबसे बेटर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो फर्स्ट का है, और फिर बारी आती है सेकेंड की, और लास्ट होता है थ्री। तो यहां पर हम आपको एक जो हायरार्की बता रहे हैं वो हायरार्की बता रहे हैं कि रेजोनेंस आपने किया, बैक बॉन्डिंग आपने की, पी पाई बॉन्ड बना, तो कहां पर ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो रही है, कहां पर ज्यादा आप बेटर रेजोनेंस कर पा रहे हैं, बेटर स्ट्रक्चर दे पा रहे हैं, तो BF3 में आप बेटर स्ट्रक्चर दे पाएंगे, फिर BCl3 और फिर BBr3, एंड द क्रेडिट गोज टू द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स व्हिच आर ओवरलैपिंग टू फॉर्म द पी पाई बॉन्डिंग। तो आज के लेसन में हमने देखा कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब ड्रॉ करते हैं तो हम उनके बीच में एक कंपैरिजन करा सकते हैं, और इस कंपैरिजन से हम एक हायरार्की, एक ऑर्डर लिख सकते हैं। और आपको बता दें जो जितना बेटर स्ट्रक्चर होता है उसका एक्चुअल मॉलिक्यूल में एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइब्रिड बोलते हैं उसमें योगदान भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये था स्टूडेंट एक छोटा सा प्रयास, और ये पार्ट 1 है। आपको बता दें हमने बहुत से एग्जांपल्स अभी और हैं, हमने चीजों को डिवाइड किया हुआ है क्योंकि एक लेसन में सारी चीजों को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो दिस वाज पार्ट 1। पार्ट 2 में हम और डिफरेंट केसेस को लेकर आएंगे, कुछ एडवांस वहां पर एग्जांपल्स आपको देंगे। ऐसे ही करके हमने 3-4 पार्ट में चीजों को डिवाइड किया है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा फंडामेंटल, और इस क्रम को हम जारी रखते हुए बहुत ही जल्दी अपना पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।